देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है पंडित दीक्षित से। जी हाँ, पंडित दीक्षित से। आज ही के दिन साल 1888 को उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती है। आज उनकी जयंती के मौके पर आइए नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। वो एक स्वदेशी नागरिक थे, एक स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक रह चुके। नज़र डालते हैं उनके इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1888 को स्वतंत्रता सेनानी पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ दीक्षित था। गेंदालाल दीक्षित ने मात्र 3 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। मां के निधन से वो पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने गांव के विद्यालय से हिंदी में प्राइमरी परीक्षा पास की। इसके बाद इटावा से मिडिल और आगरा से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर की विपरीत परिस्थितियों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की DAV पाठशाला में अध्यापक के पद पर लग गए। साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें वे अत्यधिक प्रभावित उनकी भूमिका रही। उन्होंने शिवाजी समिति के नाम से डाकू का एक संगठन बनाया और शिवाजी की भांति छापामार युद्ध करके अंग्रेजी युद्ध के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में एक अभियान शुरू किया। किंतु दल के एक सदस्य दलपत सिंह की मुखबरी के कारण गिरफ्तार करके गेंदालाल दीक्षित को पहले ग्वालियर लाया गया, फिर वहां से आगे आगरा के किले में कैद करके सेना की निगरानी में रख दिया गया। आगरा किले में रामप्रसाद बिस्मिल ने आकर गुप्त रूप से उनसे मुलाकात की और संस्कृत में सारा वार्तालाप किया, जिसे अंग्रेज पहरेदार बिल्कुल नहीं समझ पाए। अगले दिन गेंदालाल दीक्षित ने योजना अनुसार पुलिस गुप्तचरों से कुछ रहस्य की बातें बतलाने की इच्छा जाहिर की। अधिकारियों की अनुमति लेकर उन्हें आगरा से मैनपुरी भेज दिया गया, जहां बिस्मिल की संस्था मातृवेदी के कुछ साथी नवयुवक पहले से ही हवालात में बंद थे। गेंदालाल दीक्षित की अगर बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। एक राष्ट्रभक्त की तरह उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने आम आदमी की बात दूर कर डाकुओं तक संगठित करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक बड़ा कदम उठाया। दीक्षित उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य कहे जाते हैं। उन्हें मैनपुरी षड्यंत्र का सूत्रधार समझकर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और बाकायदा चार्जशीट तक तैयार की थी और मैनपुरी मजिस्ट्रेट BS क्रिस की अदालत में गेंदालाल दीक्षित सहित सभी नवयुवक पर सम्राट के विरुद्ध साजिश रचने का मुकदमा दायर किया गया। मैनपुरी जेल में उन्हें बाद में डाल दिया गया। इस मुकदमे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जेल से फरार गेंदा दीक्षित अपनी सूझबूझ से जेल से निकल भागे, साथ में एक सरकारी गवाह को भी ले उड़े। सबसे मजे की बात तो ये थी कि पुलिस ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो उन्हें अंत तक खोज नहीं पाए। आखिर में कोर्ट को उन्हें फरार घोषित करके मुकदमे का फैसला सुनाना ही पड़ा। मुकदमे के दौरान गेंदालाल दीक्षित ने एक और चाल चली। जेलर से कहा कि सरकारी गवाह से उनके दोस्ताना ताल्लुकात है और अगर दोनों को एक ही जेल में रख दिया जाए तो कुछ और षड्यंत्रकारी गिरफ्त में आ सकते हैं। जेलर ने दीक्षित की बात पर विश्वास करके CID की देखरेख में सरकारी गवाहों के साथ हवालात में उन्हें भेज दिया। थानेदार ने एहतियात के तौर पर दीक्षित का एक हाथ सरकारी गवाह का एक हाथ आपस में हथकड़ी में कस दिया ताकि हवालात से दोनों में से कोई न भाग सके, लेकिन गेंदा ने वहां सबको धात बता दी और रातों रात हवालात से भाग निकले। केवल इतना ही नहीं, अपने बंद सारे सरकारी गवाह राम नारायण को भी वो अपने साथ ले गए, जिसका हाथ उनके हाथ के साथ हथकड़ी में कसकर जकड़ के रखा गया था। सारे अधिकारी CID और पुलिस वाले उनकी इस हरकत को देखकर हाथ मलते रह गए। जेल से भागकर पंडित गेंदालाल दीक्षित अपने एक संबंधी के पास कोटा पहुंचे और वहां पर उनकी तलाशी जारी रखी गई। इसके बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंचे और वहां से उन्होंने ये साफ कह दिया कि या तो आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम पुलिस बुलवाते हैं, और उन्हें वहां से भी भागना पड़ा।
दीक्षित गेंदालाल ने भारत के किसानों और महिलाओं के लिए साथ ही साथ उन्होंने बहुत से आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। उनकी साल 21 दिसंबर 1920 को क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई। गेंदालाल एक ऐसी शख्सियत है जिनका इतिहास के पन्ने पर नाम हमें का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। पंडित गेंदालाल दीक्षित का इतिहास में जितना बखान किया जाए उतना कम है। उन्हें उत्तर भारतीयों के क्रांतिकारियों ने नाम दिया द्रोणाचार्य का। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है फुटबॉल मैच से। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से फुटबॉल मैच का हुआ था जो साल 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए एक नज़र डालते हैं इस मैच पर। 30 नवंबर साल 1872 यानी कि आज ही के दिन पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला गया था। पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। मैच स्कॉटलैंड क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। हालांकि इससे पहले भी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 5 बार अनऑफिशियल मैच खेले गए थे, जिसमें सभी मैचों पर इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। पहले मैच में स्कॉटलैंड ने ब्लू और इंग्लैंड ने व्हाइट जर्सी पहनी थी। इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में 4000 से ज़्यादा दर्शक पहुंचे थे। हालांकि ये मैच 15 मिनट देरी से शुरू हुआ क्योंकि दोनों टीमें प्रिपरेशन कर रही थी। बताया जाता है कि उस मैच में खुद को वार्म अप करने के लिए स्मोकिंग भी की जा रही थी। फुटबॉल के पहले इंटरनेशनल मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। 90 मिनट के मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच को ड्रॉ कर दिया गया। इस मैच के ड्रॉ के बाद मांग उठी कि दोनों टीमों के बीच दोबारा मैच होना चाहिए ताकि कोई टीम तो निकले। लोगों का कहना था कि हम गोल देखने आए थे लेकिन गोल देख नहीं पाए। इसके बाद 8 मार्च साल 1873 को दोबारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मैच हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की यूँ तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच इससे पहले भी 5 मैच खेले गए थे उस दौरान, लेकिन वो सभी अनऑफिशियल तरीके से थे। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मारी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है जगदीश चंद्र बोस से, जिन्हें रेडियो और माइक्रोवेव अवन का जनक कहा जाता है। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1858 को भारत के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस का जन्म बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार और पेड़ों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ साथ जीव वैज्ञानिक, वनस्पति पुरातत्वविद और लेखक भी थे। जेसी बोस एक ऐसे समय पर कार्य कर रहे थे जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग ना के बराबर था। ऐसी परिस्थितियों में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और शोध को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने उन्हें रेडियो विज्ञान के जनकों में से एक माना। हालांकि रेडियो के आविष्कारक का श्रेय इतालवी आविष्कारक मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन बहुत से भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ही रेडियो के असली आविष्कारक थे। जेसी बोस के अनुशोधनों और कार्यों का उपयोग आने का समय किया गया। आज जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविज़न हो, रेडियो हो या माइक्रोवेव ओवन, इन सब का आविष्कार करने का पूरी तरह से जो श्रेय है वो जेसी बोस को जाता है। जेसी चंद्र बोस ने बाद में धातुओं और पौधों के अध्ययन में भी धीरे धीरे रुचि ली। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये दर्शाया कि पौधों में भी जीवन है। उन्होंने पौधों की नब्ज को दर्ज करने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने एक पौधे को जड़ सहित एक बर्तन में डाला जो ब्रोमाइड से भरा हुआ था। इसके बाद ये पाया कि पौधों की नाड़ी धड़कन अस्थिर होने लगी। जल्द ही धड़कन बहुत तेज हो गई। जहर के कारण पौधे की मृत्यु हो गई। लंदन से रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद वो भारत लौटे। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। जेसी की अगर आगे की जर्नी के बारे में ध्यान दिया जाए तो जगदीश चंद्र ने साल
1985 को वो स्वदेश से लौटे और भौतिकी विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया। यहाँ वो साल 1915 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और 3 साल तक बिना वेतन के वो काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उन पर काफ़ी कर्ज हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी। जगदीश चंद्र बोस के अगर इतिहास पर गौर किया जाए तो उन्हें नाइट की उपाधि भी प्रदान की गई और शीघ्र ही भौतिक और जीवन के रॉयल सोसाइटी के लंदन के फेलो के लिए भी उन्हें चुना गया। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला के किया, इसीलिए बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की हमेशा से ही सोचते रहे। इसी सोच का परिणाम है कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र बनाया गया, जिसका नाम दिया गया बोस इंस्टीट्यूट। जगदीश चंद्र बोस ने बहुत से सम्मान भी हासिल किए। इनमें उन्हें साल 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। साल 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के लिए वो चुने गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने जगदीश चंद्र बोस को वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। साल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बोस को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया। साल 1911 में उन्हें कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडिया से विभूषित किया। साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट बैचलर की उपाधि दी। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी जितनी भी योगदान का जितना भी बखान करें उतना ही कम है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उस दौर में तरक्की हासिल की जब संसार को जाता है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार। शुक्रिया।